हेलो क्लास 5 बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की व्याकरण बुक से पार्ट 3 शब्द संरचना पढ़ेंगे। तो चलिए आप अपनी बुक निकालिए हिंदी व्याकरण और ओपन करिए पेज नंबर 21 शब्द संरचना। इससे पहले आपने पाठ 1 में भाषा पढ़ा था। बच्चों, आपको पता ही है भाषा क्या होती है। भाषा जो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं ना, भाषा बोलचाल का माध्यम है। जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, दूसरे की बात हम समझते हैं और हमारी बात दूसरे भी समझते हैं, वही भाषा का आधार है ना। और जो भाषा है, जब हम बोलते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है ना, और ये ध्वनि जो होती है यही अक्षर होता है। आपने दूसरे पाठ में वर्ण विचार पढ़ा था, अक्षरों के बारे में पढ़ा था। तो अक्षर क्या होते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें, वर्ण या अक्षर होते हैं, है ना। और इन्हीं अक्षरों से बच्चों शब्द बनते हैं। तो आज हम लोग शब्द संरचना पढ़ेंगे। तो जो ये अक्षर होते हैं, हमारे वर्ण होते हैं, इन्हीं अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे कि ये देखिए मछली है, गुलाब है। तो मछली कैसे ये अक्षरों को मिलकर के ही तो बनी है। एक शब्द इसका जो मछली बना तो वो अक्षरों को मिलाकर बना। देखिए इसमें लिखा हुआ यहाँ पर नीचे म के नीचे हलंत है, तो अभी इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है ना बच्चों। आपने जब वर्ण विचार पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था ना, जो व्यंजन होता है तो उसके उच्चारण के लिए या उसको लिखने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। व्यंजन के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। तो इसमें यहाँ पे देखिए म के नीचे हलंत लिखा हुआ है, हलंत लगा है। जैसे मछली के पास देखिए म के नीचे हलंत है, तो इसको पढ़ेंगे म प्लस अ। अब जब ये अ, छोटा अ म के साथ मिल जाएगा तो फिर ये म पूरा म बन जाएगा, तब हलंत हट जाएगा। तो म प्लस अ प्लस छ प्लस अ प्लस ल प्लस बड़ी ई बराबर मछली। तो देखिए एक शब्द बनाने में कितने अक्षरों को मिलाया गया और उसमें मात्राओं का प्रयोग हुआ है ना। तो मछली का तो अर्थ होता है मछली है। अब देखिए यहाँ पर बगल में फूल है, तो फूल में भी अक्षरों को मिला करके बनाया गया है। फह प्लस बड़ा ऊ प्लस लह प्लस अ, फूल। फूल का भी अर्थ होता है ना बच्चों। मछली और फूल का अर्थ होता है। अगर आप इसे उल्टा कर दें, ली छ म या छ म ली, तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, है ना। या लफू, तो इसका कोई अर्थ हुआ नहीं ना। तो एक जो ये निरर्थक हो जाते हैं शब्द, तो शब्द वही होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। तो अक्षरों के सही मेल से शब्द का निर्माण होता है, और वो जो शब्द बनते हैं उनका कोई अर्थ होना चाहिए, वो सार्थक शब्द होने चाहिए, है ना बच्चों। तो आपने जाना ना कि शब्द कैसे बनते हैं, अक्षरों के सही मेल से शब्द बनते हैं। देखिए जैसे यहाँ मछली और फूल में बना है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। जैसे कि शब्द का वर्गीकरण किया गया है ना, कि ये कैसे, कहाँ से आए शब्द, कहाँ से आए शब्द, कैसे बने शब्द, किस तरह के हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण जो किया गया है वो चार आधार पर किया गया है। जैसे कि उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर शब्द कहाँ से आए। अब देखिए खा में है रचना, बनावट के आधार पर, मतलब शब्द बने कैसे। और फिर तीसरा है ग, अर्थ के आधार पर शब्द किस तरह के हैं। फिर चौथा है प्रयोग के आधार पर, परिवर्तित और अपरिवर्तित रहने वाले शब्द। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क, उत्पत्ति, स्रोत के आधार पर शब्द। ये शब्द आए कहाँ से। तो उत्पत्ति के आधार पर बच्चों, जैसे कि एक है, पहला है तत्सम, दूसरा तद्भव, फिर देशज और विदेशज। मतलब कि ये जो शब्द है, तो ये तत्सम जो है वो संस्कृत भाषा से आए हैं शब्द। इसमें तत्सम शब्द जो है वो
संस्कृत भाषा से आए और उनको उसी रूप में हिंदी में अपना लिया गया, जैसे उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। वो तत्सम जैसे संस्कृत में है ना, जैसे देखिए अग्नि, सूर्य, पक्षी, भिक्षा, पृथ्वी, तो इनको जैसे ये संस्कृत में थे वैसे ही इनको हिंदी में भी ले लिया गया। और जो तद्भव है वो संस्कृत भाषा का है, मगर हिंदी में जब वो उसका उपयोग किया गया तो उसका रूप बदल दिया गया। जैसे अग्नि है तो ये तद्भव में आग, उसको संस्कृत में था लेकिन उसको तद्भव में हिंदी में उसको बदल करके उपयोग में लाया गया। तो देखिए अग्नि को आग, सूर्य है तो वो सूरज है ना। तो इस तरह से तद्भव में कोई परिवर्तन करके शब्दों को लिया गया संस्कृत भाषा के। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर दिया हुआ है तत्सम तद्भव। तो यहाँ तत्सम जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है और पूरा संस्कृत की तरह ज्यों का त्यों इसको उपयोग में लाया गया है। और जो तद्भव है वो उसको हिंदी में जब उपयोग में लाया गया तो उसका रूप बदल दिया गया, वो परिवर्तित होकर के आया। तो देखिए गृह है, ये तत्सम है, संस्कृत भाषा का है शब्द, और इसको जब तद्भव में लिया गया तो घर, नित्य, नाच, पूर्व, पूरब। इसी तरह देखिए बच्चों सारे शब्द यहाँ संस्कृत के तत्सम भी दिए हुए हैं और तद्भव। तो इसे आप एक बार अच्छे से पढ़िए और इसको लर्न भी करिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? जो शब्द भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की आम बोलचाल, जैसे कि भारत में अलग अलग क्षेत्र में बोला जाता है, जो भी भाषा लोग बोलते हैं वही शब्द जो होते हैं उनको हिंदी में अपना लिया जाता है, वो हो जाते हैं देशज, मतलब देशी शब्द। जो अलग अलग भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किसी भी चीज़ को कुछ बोला जाता है, किसी को कुछ बोला जाता है, तो वो अपनी हिंदी भाषा में जो उपयोग में लाए जाते हैं वो देशज होते हैं। और विदेशी शब्द, विदेशज, उनको आगत शब्द भी कहते हैं क्योंकि ये बाहर से आए हैं। आगत का मतलब बाहर से आया हुआ। तो विदेशी शब्द जो हैं वो भी हमारी हिंदी भाषा में अपना लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत में तो विदेशी लोग रहे हैं ना, कितने साल तक अंग्रेजों ने शासन भी किया था, तो वो जो उनके शब्द थे तो वो हमारी हिंदी भाषा में उनको अपनाया गया है। और ये हैं विदेशी शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी के हैं कुछ, फारसी, उर्दू, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, चीनी, फ्रेंच, इन सब के जो भी शब्द हैं वो हमारे हिंदी भाषा में अपनाए गए और उनको विदेशज शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए नाम, बाजार, ज़रूर, परेशान, ये सारे शब्द हैं वो विदेशी शब्द हैं। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं रचना या बनावट के आधार पर। ये तो हो गया उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, है ना। ये हो गया है उत्पत्ति के आधार पर। अब पढ़ते हैं हम लोग रचना या बनावट के आधार पर, मतलब शब्दों का निर्माण कैसे हुआ है, इसी से पता चला ना, रचना, बनावट। तो देखिए बनावट के आधार पर भी शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, है ना। रूढ़ शब्द जो हैं तो वो शब्द वो हैं रूढ़ शब्द जो कि जिनका एक नाम हो गया है तो वो वही नाम से उनको बुलाया जाता है। जैसे कि रूढ़ हो गए हैं वो जिन शब्दों के अर्थ निश्चित होते हैं और जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई और अर्थ नहीं निकलता है, तो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए दिन, तो दिन ही है, ये कहीं भी आप कहीं भी जाइए तो दिन ही बोला जाएगा। घर, घर ही बोला जाएगा, उसको कुछ और नहीं कहेंगे, उसको बदल नहीं सकते। खेल, खेल, फूल, फूल। तो ये जो शब्द हैं इनका एक निश्चित अर्थ है, ये इसके लिए रूढ़ हो गए हैं, ठीक है। इनके टुकड़े करें तो भी इनका कोई और अर्थ नहीं निकलेगा, है ना। दिन का दिन ही रहेगा, घर को आप घर ही बोलोगे, खेल को खेल बोलोगे, तो ये रूढ़ शब्द है बच्चों। फिर देखिए दूसरा क्या है, यौगिक शब्द। जो यौगिक शब्द है बच्चों वो 2 या 2 अधिक शब्दों के मेल से बना है। यौगिक का मतलब होता है ना जोड़ना, योग करना, योग का मतलब होता है ना जोड़ना, यौगिक शब्द। तो ये 2 या 2
दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं। और इनके जब टुकड़े किए जाते हैं, टुकड़े करने पे इनके प्रत्येक खंड का अर्थ निकलता है। जैसे कि विद्यालय का देखिए, विद्यालय का अगर वो किया जाए विच्छेद, तो विद्या प्लस आलय, है ना। विद्या, जहाँ पे विद्या दी जाती है उसको विद्या का घर, विद्यालय। और देखिए देवदूत, जो देवों का दूत होता है उसको कहा जाता है देव, देवता, दूत, जो दूत होते हैं। तो इसका अगर हम लोग विच्छेद कर रहे हैं तो इसका दोनों का अर्थ निकल रहा है। देखिए विद्या, विद्या मतलब जो ज्ञान होता है विद्या, और आलय घर होता है। तो देखिए इसका हमने विच्छेद किया तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है ना। तो ये यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है बच्चों। अब पुस्तकालय में भी देखिए, पुस्तक किताब, आलय घर, तो पुस्तकों का घर, इसको कहा जाएगा ना पुस्तकों का घर। तो इनका अर्थ निकला, दोनों का अगर विच्छेद किया हमने तो दोनों के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो ये होते हैं यौगिक शब्द। अब आगे देखते हैं हम योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द को पढ़ते हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। योग रूढ़ क्या होते हैं? योग रूढ़ भी, यौगिक भी दो या दो से अधिक शब्दों से बने हैं, लेकिन यौगिक में ये है कि अगर इनका विच्छेद किया गया तो ये इनका अलग अलग अर्थ हो रहा है ना, निकल रहा है ना। जैसे आपने देखा ना, विद्यालय, तो विद्या जो ज्ञान होता है उसको कहा जाता है, और आलय घर को कहा जाता है। तो इनके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं यौगिक में, और ये भी दो या दो अधिक शब्दों से मिलकर बना है। अब देखिए योग रूढ़ में क्या है, ये भी दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, तो इन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। जैसे कि पंकज, है ना, पंकज, पंकज का क्या होता है, पंक, पंक प्लस ज, तो ये दो शब्दों के योग से बनता है। पंक का अर्थ क्या होता है, कीचड़, और ज का होता है उत्पन्न, मतलब उसमें जो पैदा होता है, जन्म लेता है, ज, जन्मा, ज का मतलब होता है जन्मा, और पंक का मतलब होता है कीचड़। तो बच्चों कीचड़ में तो और भी चीजें उत्पन्न होती हैं, कमल ही तो एक नहीं खिलता है। पंकज का अर्थ होता है ना कमल, तो एक कमल ही तो कीचड़ में होता नहीं है, बस और भी चीजें होती हैं, जैसे कि काई भी निकल आती है, सिंघाड़ा भी उसमें पैदा होता है ना। तो कीचड़ में इतनी सारी चीजें होती, लेकिन जो एक नाम दिया जाता है पंकज, तो बस वो पंकज, मतलब पंकज जब आप बोलेंगे तो कहा जाएगा कमल, तो बस एक उसी को बोला जाएगा कमल, है ना। तो इसका मतलब है कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते तो हैं, पर अपना एक सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, उसे योग रूढ़ कहा जाता है ना। अब देखिए त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में तीन नेत्र, त्रि का मतलब होता है तीन, नेत्र आंखें, तो त्रिनेत्र, उसको भी क्या कहा जाता है, त्रिनेत्र के लिए तो किसी और को नहीं कहा जाएगा। जब भी त्रिनेत्र कहा जाएगा तो भगवान शिव को ही सब लोग याद करते हैं, ये भगवान शिव, है ना। तो ये एक विशेष अर्थ, एक अलग ही अर्थ देने लगता, और किसी का इसमें कोई अर्थ नहीं होता है ना बच्चों। तो योग रूढ़ शब्द ये हैं। अब चलिए आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर। अब अभी हमने रचना या बनावट के आधार पर पढ़ा, अर्थ के आधार पर देखिए शब्द सार्थक शब्द होते हैं और निरर्थक। सार्थक शब्द तो वही होते हैं ना जिनका कोई एक अर्थ होना चाहिए, निश्चित अर्थ होना चाहिए, और निरर्थक वे होते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो सार्थक शब्द का में भी देखिए इनको भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, जैसे कि शब्द के भी एकार्थी शब्द एक होता है कि इसका एक ही अर्थ होगा। अनेकार्थी जैसे कि एक शब्द है उसके अनेक अर्थ निकलेंगे, है ना। अब पर्यायवाची में भी देखिए एक शब्द के कई वो होते हैं। जैसे आप आँख की बात कर लें तो आँख, पर्यायवाची शब्द में आँख को नेत्र, नयन ये भी कहा जाता है ना, चक्षु, तो ये होता है पर्यायवाची शब्द। अब विलोम शब्द जो उल्टा होता है, फिर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है,
अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द तथा युग्मज। तो बच्चों इसका अध्याय हम लोग इसका अध्ययन करेंगे, आगे हम लोग इसका भी अध्ययन करेंगे। तो ये सार्थक शब्द हैं और इनको भी निम्न भागों में बांटा गया है। अब निरर्थक शब्द क्या होता है? जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। जैसे देखिए इसमें लिखा है नामा, लागू, नीपा, तो इनका कोई अर्थ नहीं है और ना ही इनका भाषा में प्रयोग किया जाता है। निरर्थक शब्द होते हैं ये बच्चों, तो इनका कोई वो उपयोग नहीं किया जाता है भाषा में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेकिन बच्चों निरर्थक शब्द में कभी कभी होता है कि जैसे निरर्थक शब्द कभी कभी होते हैं कि सार्थक शब्दों के साथ आ जाते हैं। जैसे होता है ना कि रोटी, रोटी तो सार्थक शब्द हो गया, अब इसके साथ ऐसे भी बोल देते हैं ना रोटी वोटी। तो ये देखिए ये सार्थक के साथ निरर्थक शब्द भी आ जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी रोटी वोटी, काम धाम, खाना वाना हो गया है, तो पानी वानी पी लिया, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसके साथ एक सार्थक भी है और निरर्थक भी है, तो ये उसके साथ कभी कभी उपयोग में आ जाता है, तो वो भी सार्थक बन जाता है। जो निरर्थक शब्द है अगर ये अकेले ऐसे आएगा जैसे कि नामा, तो ये निरर्थक है। लागू ये भी निरर्थक है। नीपा ये भी निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन कभी कभी जो निरर्थक शब्द हैं तो वो सार्थक शब्द के साथ आ जाते हैं, तो उनको फिर सार्थक ही कहा जाता है। जैसे रोटी वोटी, पानी वानी, काम धाम, है ना, तो इनको सार्थक शब्दों के साथ करने पे सार्थक बन जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम लोग प्रयोग और विकार, परिवर्तन के आधार पर प्रयोग और विकार। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इस आधार पर शब्द के दो भेद हैं। विकारी जैसे कि जिसमें कि विकार आ जाता है, और अविकारी, अविकारी वे होते हैं जिनमें कोई विकार नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, और विकारी जो होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है, विकार आ जाता है। जैसे देखिए विकारी शब्द लिंग, वचन, काल, पुरुष के आधार पर वाक्यों में जिन शब्दों का रूप बदल जाता है या जिसमें विकार आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लिंग जैसे इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बालक स्कूल जाते हैं, फिर आगे दिया है बालकों को किताबें मिली, लड़की खेलती है, लड़कियाँ खेलती हैं। तो इसमें देखिए लिंग है, जो लिंग बदल भी जाता है, बालक है तो बालिका हो गया, और वचन भी बदल जाता है, जैसे कि बालक एक है, बालकों हो गया, वचन बदल गया ना, ये बहुवचन हो गया। तो इसमें परिवर्तन हो जाता है, विकार आ जाता है। और काल भी, जैसे कि काल आप जानते हैं ना, भविष्य काल, वर्तमान काल और बीता हुआ जो होता है समय, तो वो उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए इनको विकारी कहा जाता है। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल और पुरुष के आधार पर वाक्यों में परिवर्तन हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, और अविकारी वो होते हैं जिनमें, अब देखिए विकारी के 4 प्रकार हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि अविकारी शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। देखिए इसमें लिखा है ना, राम धीरे धीरे हंस रहा है। राम, ऊपर देखिए लिखा है राम धीरे धीरे हंस रहा था, अनाया धीरे धीरे हंस रही थी। तो देखिए इसमें लिंग परिवर्तन हुआ, राम लड़का है और अनाया लड़की है, लेकिन वो धीरे धीरे जो दोनों में उपयोग में आया तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें भी वही चीज़ है, राम धीरे धीरे हंस रहा था और अनाया धीरे धीरे हंस रही थी। तो इसमें देखिए परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखिए लड़का अभी अभी आया है, फिर लड़कियां अभी अभी आई हैं, तो इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लिंग इसके बदल गए लेकिन इनका वो नहीं बदला। तो ये क्या होता है कि ये अविकारी शब्द हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो आपने आज पढ़ा
शब्दों के बारे में जाना ना कि शब्द कैसे बनते हैं। अक्षरों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, और शब्दों के वो भी जाने ना कि कितने शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उत्पत्ति के आधार पर किया जाता है, फिर प्रयोग के आधार पर किया जाता है, रचना या बनावट के आधार पर किया जाता है, अर्थ के आधार पर किया जाता है। 4 आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। और जो उत्पत्ति के आधार पर है तो वो है शब्द कहाँ से आए, तो ये है तत्सम, तद्भव, विदेशज, देशज, है ना। फिर है रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर आपने सीखा ना बनावट के आधार पर कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। फिर अर्थ के आधार पर है सार्थक शब्द, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द में बहुत सारे हैं, जैसे अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। और निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन कभी कभी निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के साथ मिलकर के सार्थक बन जाते हैं। फिर प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। तो ये आपको फिर से एक बार पढ़ना है और समझना है, इनको याद रखना है। कभी कभी पूछ लिया गया प्रयोग के आधार पर बताइए शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ना 2, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं, जिनमें लिंग, वचन और काल, पुरुष इसके उस पर परिवर्तन आ जाता है, वो विकारी, उनमें शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, वो विकारी हो जाते हैं। और जो अविकारी क्या होते हैं, जिनमें लिंग, वचन और काल किसी के भी उस पे शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी आगे आपने पढ़ा था ना, जैसे यहाँ पे देखिए राम धीरे धीरे हंस रहा था, तो धीरे धीरे दोनों में आया है, जबकि लिंग बदल गया है, राम और अनाया, लड़का और लड़कियाँ, तो इनके उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये हो गए अविकारी। ठीक है बच्चों, तो आज अपने ये पढ़ लिया अच्छे से। अब आपको इसकी एक्सरसाइज, अभ्यास कार्य कर लेना है। ठीक है बच्चों। ये भी तो विकारी में आपने पता है ना, विकारी में क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी में क्या है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमादि बोधक। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका विस्तार से हम लोग इसको पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। तो अभ्यास कार्य आज आपको इसमें कर लेना है, ये आपने चैप्टर पढ़ लिया है, तो अभ्यास कार्य आज आप कर लेंगे। इसका सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। फिर इधर है दूसरा है निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तत्भव रूप लिखिए। तो वहाँ पर आपके जो दिया हुआ है उसमें से आप देख लीजिएगा, ग्राम, तत्सम, जैसे ये तत्सम संस्कृत भाषा का है और तद्भव हिंदी। तत्सम जो है संस्कृत और तद्भव हिंदी भाषा। तो आप ग्राम क्या होता है, गांव को कहते हैं, तो ग्राम गांव। भ्राता किसे कहते हैं, भाई, है ना। पर्वत किसे कहते हैं, पहाड़ को। ठीक है, तो आप बच्चों ये आप कर लीजिएगा उसमें से देख करके, और प्रश्नों का मैं आपको प्रश्न उत्तर है वो मैं असाइनमेंट दूंगी आपको, तो आप करेंगे। और यहाँ भी देखिए रचनात्मक क्रियाकलाप में खेल खेल में नीचे दिया हुआ है तत्सम, 4 तत्सम है, 4 तद्भव हैं, 4 विदेशज हैं। तो आप इन्हें ढूंढिए और यहाँ पर लिखिए, ये बहुत करने में मज़ा आएगा आपको, है ना। तो इससे आपका वो भी बढ़ेगा, ज्ञान भी बढ़ेगा, तो इसको करिए, ये बहुत अच्छा लगेगा। ओके बच्चों, ओके, हैव अ नाइस डे।